सतह समंदर से 17,000 फीट की बुलंदी पर लड़ना क्या होता है? मनफी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपने वतन के लिए जान देना कैसा होता है? बस यूं समझें कि एक रेफ्रिजरेटर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ बनती है। इंसानी खून मनफी 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमना शुरू हो जाता है और कारगिल पर टेम्परेचर होता है मनफी 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यह था वो मौसम जहां पिछली सदी की आखिरी पाक भारत लड़ाई लड़ी गई। 1971 की पाक भारत जंग का एक वाकया यह भी था कि भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तानी साइड पर वाकया कारगिल के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया था। उस वक्त से इसे वापस लेने के लिए प्लान्स पाकिस्तानी फौज में बन रहे थे। इन्हीं में से एक मंसूबा यह भी था कि सर्दियों में जब भारतीय फौज कारगिल से अपनी पोस्टें खाली करके नीचे चली जाती है तो इन पोस्टों पर कब्जा कर लिया जाए। यहां से सियाचिन पर काबिज भारतीय फौज को सप्लाई फराहम करने वाली मरकजी सड़क NH1 को काटा जा सकता था। इसी दौरान जमीनी रास्ते से सियाचिन पर हमला करना भी प्लान का हिस्सा था ताकि भारत ने 1984 में जो सियाचिन पर कब्जा कर लिया था उसे वापस लिया जा सके। यह प्लान जियाउल हक के दौर में भी सामने आया लेकिन इस पर अमल न हुआ। कहते हैं बेनजीर भुट्टो को भी यह प्लान पेश किया गया लेकिन उस वक्त भी इसे मुस्तरद कर दिया गया। सीनियर जर्नलिस्ट नसीम जोहरा अपनी किताब फ्रॉम कारगिल टू कू में लिखती हैं कि 1996 में जब अभी जनरल जहांगीर करामत आर्मी चीफ थे तो ISI के एक ऑफिसर ने कारगिल वापस लेने के लिए ये प्लान एक बार फिर पेश किया। कारगिल के रास्ते सियाचिन की वापसी एक हुब्बुल वतनी के जज्बे पर मबनी सोच थी जिसके लिए जाहिर है उनकी हुब्बुल वतनी और जज्बे पर शक करने की कोई वजह नहीं। लेकिन हुब्बुल वतनी और जज्बा किसी काम को शुरू करने की वजह तो हो सकता है लेकिन इसकी कामयाबी की जमानत हरगिज नहीं। कामयाबी की जमानत किस चीज से मशरूत थी इस बात का आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत को अच्छी तरह अंदाजा था। इसीलिए उन्होंने ये मंसूबा असेसमेंट के लिए मुतल्लका शोबों को भेजा ताकि देखा जा सके कि ये मंसूबा कितना मुमकिन कामयाबी के करीब और कितना दूर है। तो पहले ये मंसूबा प्लानिंग डायरेक्टरेट के पास गया, इसके बाद रिव्यू के लिए DG मिलिट्री ऑपरेशंस के पास गया और आखिर में कंप्रिहेंसिव स्टडी के लिए कारगिल प्लान ISI के एनालिसिस विंग के पास आया। इस स्टडी में एयरफोर्स, नेवी, SSG और फौज के दीगर शोबों के जहादीदा प्रोफेशनल्स शरीक थे। इन तमाम अफसरान ने एक मुकम्मल रिव्यू के बाद इस मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। कहा गया टेक्निकली ये एक अच्छा प्लान है, यानी इसके जरिए हम कारगिल पर कब्जा तो कर लेंगे लेकिन स्ट्रेटेजिकली ये एक नाकाम प्लान है, यानी इस कब्जे को बरकरार रखना मुमकिन नहीं होगा। ISI की टीम ने अपनी ये रिपोर्ट सील बंद करके GHQ में जमा करवा दी। ISI के वो ऑफिसर जनरल जो कारगिल प्लान पर अमल करना चाहते थे उन्होंने इस बात का बुरा मनाया। उन्होंने असेसमेंट टीम के एक मेंबर को अपने दफ्तर बुलाया और गुस्से से कहा, तुम बाहर से पढ़कर आने वाले मुझे बताओगे कि स्ट्रेटजी क्या होती है? ये जनरल इसलिए ऐसा कह रहे थे क्योंकि वो एक बार पहले इससे मिलता जुलता प्लान कामयाबी से मुकम्मल कर चुके थे। जी हाँ, इन्हीं ने 1988 में जब वो ब्रिगेड कमांडर थे लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर भारतीय कब्जे वाले इलाके में जाकर कारगिल के एरिया में 28 बुलंद तरीन चोटियों पर कब्जा कर लिया था। इनमें से बहुत सी चोटियां बशमूल बुलंद तरीन चोटी 5353 आज भी पाकिस्तान के पास है। तो ये जनरल जिनका कारगिल प्लान मुस्तरद हुआ और जिन्होंने बतौर ब्रिगेड कमांड भारतीय कब्जे वाले इलाके की 28 चोटियों पर कब्जा किया था, मेजर जनरल अजीज खान थे। इनका प्लान मंजूर नहीं हुआ था लेकिन वो अपने मंसूबे की कामयाबी पर यकीन रखते थे जिसके लिए अब उन्हें मौके की तलाश थी और ये मौका उनकी तवक्को से भी बहुत जल्दी आ गया। जिस साल उनका मंसूबा मुस्तरद हुआ उसी साल अक्टूबर में नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत से इस्तीफा ले लिया और नए आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ बन गए जो जनरल अजीज के बहुत करीबी दोस्त साबित हुए। इस इस्तीफे और तब्दीली की पूरी कहानी हम आपको दिखा चुके हैं। ISPR के साबिक डिप्टी डायरेक्टर कर्नल अशफाक हुसैन के मुताबिक जनरल मुशर्रफ जब आर्मी चीफ बने तो FCNA के कमांडर मेजर जनरल जावेद हसन लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करने की मनसूबाबंदी कर चुके थे। उन्होंने चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजीज खान और 10 कोर के कमांडर जनरल महमूद को कायल भी कर लिया।
जनरल अजीज तो पहले ही इस प्लान से मुत्तफिक थे। इसके बाद जनरल मुशर्रफ को राजी करना उनके लिए मुश्किल नहीं था। जो थोड़ी बहुत मुश्किल थी उसको जनरल जावेद ने जुबानी कलामी हल कर लिया। मेजर जनरल जावेद अमेरिका में पाकिस्तान के मिलिट्री अताशी रहे थे। उन्होंने जनरल मुशर्रफ को बताया कि अमरीकी दरअसल भारतीयों से नफरत करते हैं, अगर हम कुछ कर सकें तो वो हमारा साथ देंगे। जनरल मुशर्रफ अपने जवानों के तहफ्फुज़ की हदायत करके मंसूबे से मुत्तफिक हो गए और इस बात से भी मुत्तफिक हो गए कि इस प्लान का इल्म सियासी क़यादत तो दूर की बात, फौज की सीनियर क़यादत को भी नहीं होना चाहिए। कर्नल अशफाक ही के मुताबिक ये ऑपरेशन कारगिल दरअसल 4 जर्नैलों ही का मंसूबा था, बाकी फौज इसके आगाज से लाइल्म थी। अक्टूबर 1998 में जनरल मुशर्रफ ने इनफॉर्मली कारगिल ऑपरेशन की मंजूरी दी, जिसे ऑपरेशन कोह पैमा का नाम दिया गया था। इस ऑपरेशन को हेड जनरल अजीज कर रहे थे, जबकि फ्रंट लाइन पर जनरल जावेद हसन थे जो FCNA के कमांडर थे, और इन्हीं के अंडर NLI यानी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री। याद रहे कि दरअसल कारगिल की सारी जंग इसी NLI के जवानों ने लड़ी थी। ये फोर्स उस वक्त पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी का हिस्सा नहीं थी, बल्कि पैरामिलिट्री फोर्स का एक दर्जा रखती थी। तो यूं NLI के जवानों ने अपने जनरल जावेद हसन की कमांड में ये ऑपरेशन एक जुबानी इजाजत पर शुरू कर दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ पाक फौज के जवानों ने पोस्टें कायम करना शुरू कर दी। लेकिन याद रहे कि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ कहानी सुनाते हैं। अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर में वो बताते हैं कि दरअसल उन्होंने और बाकी 3 जर्नैलों ने ये मंसूबा नहीं बनाया था, बल्कि वाकया ये था कि उन दिनों भारतीय फौज सियाचिन और कारगिल पर कुछ गैर मामूली नकलो हरकत कर रही थी। भारतीय फौज उन दिनों बड़ी तेजी से स्नो स्कूटर्स, स्नो मोबाइल्स और इंतहाई बुलंदी पर काम आने वाले स्पेशल हथियार हासिल कर रही थी। उनके वजीर दिफा जॉर्ज फर्नांडिस 1998 के शुरू और दरमियान में सियाचिन और कारगिल के बार बार चक्कर लगा रहे थे, जिससे अंदाजा होता था कि भारत किसी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। जनरल मुशर्रफ के मुताबिक दर्रास और कारगिल के दरमियान हमारी दिफाई पोजीशंस में गैप्स थे, इसलिए इन दरमियानी गैप्स को फिल करने के लिए 10 कोर और FCNA के कमांडर जनरल जावेद हसन ने जनवरी 1999 में फॉर्मली प्लान पेश किया, जिसे उन्होंने अप्रूवल दे दी। जनरल मुशर्रफ के मुताबिक अप्रैल 1999 तक लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ 120 किलोमीटर के एरिया में 100 के करीब पोस्टें कायम कर ली गई थी और हर पोस्ट में 10 से 20 जवान तैनात थे। जनरल मुशर्रफ के बकौल लाइन ऑफ कंट्रोल के पार सैकड़ों मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में पाकिस्तानी फोर्सेज ने नहीं, बल्कि मुजाहिदीन ने मोर्चे बना रखे थे। लेकिन सितम यह है कि जनरल मुशर्रफ के इस दावे को उस वक्त के ISI के DG एनालिसिस लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज मुस्तरद करते हैं और कहते हैं कि उन्हें मीटिंग में DG MO ने खुद बताया था कि ऐसा सिर्फ दुश्मन को धोखा देने के लिए कहा जा रहा है। इस पर जनरल शाहिद ने उस मीटिंग में एतराज उठाया कि ये बात किसी से छुपी नहीं रहेगी कि वहां दरअसल मुजाहिदीन नहीं, हमारी फोर्सेज हैं। जनरल शाहिद अजीज अपनी किताब ये खामोशी कहां तक में लिखते हैं कि इस बात पर DG MO तौकीर ज़िया ने उनकी तायद की, लेकिन जनरल अजीज खान उनसे नाराज हो गए। कर्नल अशफाक और सीनियर सहाफी नसीम जोहरा भी जनरल मुशर्रफ के इस दावे को कि पोस्टें लाइन ऑफ कंट्रोल पर थी और लाइन ऑफ कंट्रोल के पार सिर्फ मुजाहिदीन थे, तस्लीम नहीं करते। यहाँ ये बात बताना भी अहम है कि लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर के दरमियान वो लाइन है जो मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तानी हिस्से आज़ाद कश्मीर को अलग करती है। ये मुस्तकिल सरहद नहीं, एक मुतनाज़िया इलाके की आर्जी जंगबंदी लाइन है। इसे आलमी तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल तस्लीम किया जाता है, ना कि इंटरनेशनल बॉर्डर। इस लाइन के एक तरफ मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज है तो दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तानी फौज। तो अगर पाकिस्तान और भारत में से कोई भी फौज इसे क्रॉस करना चाहे तो इसे पहले अपनी हुकूमतों से इजाजत लेना होती है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने का मतलब खुली जंग भी हो सकता है। लेकिन ऑपरेशन कोह पैमा के लिए आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने वजीर आजम या सेक्रेटरी दिफा से बाज़ाब्ता इजाजत नहीं ली थी। इस बात को जनरल मुशर्रफ अपनी किताब और बाद के इंटरव्यूज में तस्लीम करते हैं कि जनवरी तक वजीर आजम नवाज शरीफ को इस ऑपरेशन के बारे में बताना जरूरी नहीं था, क्योंकि ये एक लोकल टैक्टिकल ऑपरेशन था और नीड टू नो बेसिस पर, यानी जहां जिसको जितनी जरूरत होती थी उतना बता दिया जाता था। वजीर आजम उस वक्त के जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब थे, उनकी मंजूरी ली गई थी? ना देखें
वजीर आजम छोड़े, आर्मी चीफ जब भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे उधर एक्टिव लाइन ऑफ कंट्रोल थी, रोजाना फायरिंग हो रही होती थी, रोजाना उधर सियाचिन में एक्शन हो रहे होते थे। ये चल रहे थे, बरसों से चल रहे थे यही एक्शन। तो इनकी कोई परमिशन इनिशियल स्टेजेस में अगर कोई लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर मूवमेंट करनी है, लाइन ऑफ कंट्रोल को ऑक्यूपाई करना है, स्ट्रेंथन करना है, कहीं से ट्रूप्स विथड्रॉ करके दूसरी जगह लेकर जाने हैं, कोई परमिशन अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंस उसकी परमिशन ली जाती है। ऐसे नहीं कि हर चीज की प्राइम मिनिस्टर के पास जाकर तो नहीं, हर चीज की तो आर्मी चीफ से भी परमिशन ली जाती है। बहरहाल ऑपरेशन के पहले मरहले में जवानों को लाइन ऑफ कंट्रोल के पार पहुंचाना शुरू कर दिया गया था, लेकिन उस वक्त जवानों को आगे पहुंचाने से भी मुश्किल काम असलहे और खुराक को मोर्चों तक पहुंचाना था, क्योंकि इतनी बुलंदी पर हजारों किलोग्राम वजनी तोपों और गोलों को ट्रकों पर लाद कर पहुंचाना नामुमकिन काम था। लेकिन इस मसले का एक हल था। डिप्टी डायरेक्टर ISPR कर्नल शफाक हुसैन लिखते हैं कि पाकिस्तान ने रूस से MI-17 हेलीकॉप्टर्स मंगवाए थे। ये जबरदस्त हेलीकॉप्टर थे और इन्हें FCNA ही को दिया गया था, वही FCNA जिसके कमांडर मेजर जनरल जावेद हसन थे। मंसूबा ये था कि हेलीकॉप्टरों के जरिए ही राशन और असलहा अगले मोर्चों पर पहुंचाया जाए, लेकिन इसमें मसला ये था कि इन तोपों का वजन हजारों किलोग्राम में था। इतनी वजनी जंगी मशीनरी 15 से 17 हजार फीट बुलंदी पर पहुंचाना एक बज़ाहिर नामुमकिन काम था, लेकिन इसे भी मुमकिन बनाया गया, और वो यूं कि तोपें खोलकर उनके 8 हिस्से किए गए और हर हिस्से को MI-17 हेलीकॉप्टरों से लटकाकर बारी बारी महाज पर पहुंचा दिया गया। ये सब हो रहा था, लेकिन न सिर्फ पाकिस्तान की सियासी क़यादत इससे लाइल्म थी, बल्कि पाक फौज के अहम तरीन इदारे भी इससे लाइल्म रखे गए थे। MI यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस, यानी वो इदारा जो पाक फौज के अंदर के मामलात की निगरानी करता है। ये ऑपरेशन उसके इल्म में भी नहीं लाया गया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि MI जैसा जबरदस्त इदारा इस सारी एक्टिविटी से ज्यादा देर तक बेखबर रहा हो। उस वक्त के MI चीफ जनरल एहसानुल हक ने नसीम जोहरा को इंटरव्यू में बताया कि उन्हें एक फील्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर ने स्कर्दू में कुछ गैर मामूली नकलो हरकत की इतलात दी थी, जिसे सुनकर वो हैरान रह गए थे। उन्होंने ये इतलात आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ को दी। जहां जनरल मुशर्रफ ने उन्हें हकीकत बताने के बजाय बात को टाल दिया, लेकिन उन्होंने मुबैना तौर पर 10 कोर के कमांडर को बता दिया कि MI को ऑपरेशन कोहपेमा के बारे में पता चल गया है। कमांडर 10 कोर जनरल महमूद ने MI चीफ को मुतमईन करने के बजाय उन्हें अपने दफ्तर तलब कर लिया। अपने दफ्तर में जनरल महमूद ने बजाय हकीकत बताने के ये पूछना शुरू कर दिया कि आपको ये इत्तला किस ऑफिसर ने दी। इस ऑफिसर का नाम मालूम होने पर उसे डांट डपट कर चुप करवा दिया गया। शायद कारगिल ऑपरेशन इतना बड़ा वाकया ना बनता अगर ये अपनी इब्तदाई प्लानिंग तक रहता, यानी पोस्टें सिर्फ उतनी ही रहती जितनी ऑपरेशन कोहपेमा में तय कर ली गई थी। लेकिन फिर एक ऐसा सरप्राइज इवेंट हुआ जिससे कारगिल ऑपरेशन का स्केल कई गुना बढ़ गया। अक्टूबर 1998 में एक दिन इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर मसूद असलम चंद दूसरे जवानों के साथ हेलीकॉप्टर से दर्राज सेक्टर में बर्फ पर कूद गए। उनका मकसद चौकियों और सप्लाई लाइन का जायजा लेना था, लेकिन जायजे के दौरान उन्होंने गौर किया कि यहाँ तो मीलों तक भारतीय फौज का अता पता ही नहीं। चुनाचे वो आगे बढ़ते चले गए। वो जितना आगे बढ़ते गए उन्हें उतना ही इलाका खाली नजर आता गया। चारों जर्नैलों को जब इस हकीकत का पता चला तो उन्होंने अपना मंसूबा बदल लिया। असल मंसूबा तो ये था कि इस इलाके में सिर्फ 10 से 12 पोस्टें कायम की जाएं, लेकिन अब इन पोस्टों की तादाद बढ़ाकर 196 कर दी गई। हर पोस्ट पर 5 से 10 जवान तैनात कर दिए गए। लेकिन यहाँ एक मसला पैदा हो गया। मसला ये था कि पोस्टें तो ज्यादा कायम कर ली गई, लेकिन इन पोस्टों पर तैनात जवानों के लिए राशन और असला पहुंचाने वाली मरकजी पोस्टों में जखीरे की सलाहियत ज्यादा नहीं थी, यानी सप्लाई लाइन कमजोर पड़ गई। क्योंकि जाहिर है इब्तदाई प्लानिंग में इतनी ज्यादा पोस्टें कायम करना शामिल ही नहीं था और सप्लाई लाइन भी इसी प्लानिंग के मुताबिक तैयार की गई थी। लेकिन ज्यादा पोस्टें कायम करने का नुकसान क्या हुआ? नुकसान का अंदाजा यूं लगाएं कि NLA की एक यूनिट 5 मकबूजा कश्मीर में 24 किलोमीटर तक दाखिल हो चुकी थी, जबकि ये 97 मुरब्बा किलोमीटर तक फैल गई थी। इसकी 26 पोस्टों को खुराक और सप्लाई करने वाली एक मरकजी पोस्ट सिर्फ 3 से 4 दिन के लिए राशन जखीरा कर सकती थी। यही वजह थी कि यहाँ ज्यादातर पोस्टों पर जवानों को हफ्तों तक खाली पेट लड़ाई लड़ना पड़ी।
ISPR में डिप्टी डायरेक्टर रहने वाले कर्नल इशफाक कहते हैं कि 23 पोस्टों पर जवानों की एक दिन की खुराक सिर्फ एक चम्मच चीनी और वतन से मोहब्बत के जज्बे के सिवा कुछ भी ना। अब यहाँ दिलचस्प सवाल ये पैदा होता है कि अक्टूबर 98 और जनवरी 99 के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ यानी मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा था। तो ऐसा था कि दिसंबर 98 तक तो भारतीय कमांडर्स इस सारे ऑपरेशन से बिल्कुल बेखबर थे, लेकिन भारतीय अफसरान के टीवी इंटरव्यूज से यह मालूम होता है कि उन्हें जनवरी 99 से कुछ नकलो हरकत की इतलात मसूल होना शुरू हो गई थी। वो कि ये मुकम्मल इतलात नहीं थी, लेकिन कुछ ना कुछ था। जनवरी 1999 में भारतीय फौज के कर्नल पुष्पिंदर ओबराय ने अपने GOC को लाइन ऑफ कंट्रोल की सिचुएशन के बारे में लिखा कि 6 किलोमीटर भारतीय कंट्रोल वाले इलाके के अंदर इन्फिल्ट्रेशन हो चुकी है। लेकिन हैरानकुन बात थी कि भारतीय कमांडर्स अपनी पोस्टों की हिफाजत के बजाय लद्दाख में चिड़ियाघर बनाने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे थे। वो अपने जवानों की बात सुनने के बजाय उन्हें हुक्म दे रहे थे कि अच्छी नस्ल के जानवर और परिंदे चिड़ियाघर के लिए पहुंचाए जाएं। जू के मुझे बताया गया कि जू बनाएंगे। GOC मैं लड़ाई के लिए मांग रहा था, डिफेंसिव मांग रहा था। GOC बोले जू बनाएंगे, एनिमल पकड़ो, ये पकड़ो, और ट्रुप्स आगे से निकाल के जू में इस्तेमाल किए। और डिफेंस स्टोर जो थे जो वहाँ यूज होने थे वो पीछे ले में जू बनाने के लिए इस्तेमाल होते। जो प्लांट था डिगिंग मशीन एंड ऑल दे वर यूज्ड देयर। अब देखें कि एक तरफ महाज गर्म हो रहा था और दूसरी जानिब सूरत हाल ये थी कि जनवरी का आगाज था, ऑपरेशन बहुत आगे जा चुका था, लेकिन पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव यानी वजीर आजम नवाज शरीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ और यहाँ तक के DGISI को भी एतमाद में नहीं लिया गया था। वजीर आजम तो एक तरफ बकौल लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज, जो कारगिल के दिनों में ISI में DG एनालिसिस थे, वो कहते हैं कि उस वक्त के DG मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल तोकीर ज़या, जिनकी जिम्मेदारी थी कि पाक फौज के तमाम ऑपरेशंस के लिए वसाइल मुहैया करें, वो भी इस ऑपरेशन से आगाह नहीं थे। उन्हें कब आगाह किया गया? ऑपरेशन शुरू होने के 3 माह बाद। जी हाँ, 16 जनवरी 1999 रमजान मुबारक के आखिरी जुमे के रोज MOD रावलपिंडी में एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कारगिल ऑपरेशन या कोह पैमा के मास्टरमाइंड्स चारों जर्नैलों के अलावा अहम तरीन किरदार लेफ्टिनेंट जनरल तोकीर ज़िया ही थे। ये पहली बार था कि इतने बड़े ऑपरेशन के बारे में ऑपरेशंस के सबसे अहम कमांडर को एतमाद में लिया जा रहा था। इस मीटिंग में जनरल अजीज चाहते थे कि जनरल तोकीर ज़िया भी ऑपरेशन की ओनरशिप लें, लेकिन वो मीटिंग में पहलू तक नहीं बदल रहे थे। इस मीटिंग में आर्मी चीफ ने इस ऑपरेशन की बाज़ाब्ता इजाजत दी। इजाजत देने के बाद उन्होंने सवाल किया कि अच्छा, अगर ये ऑपरेशन नाकाम हुआ तो क्या होगा? मेजर जनरल जावेद हसन, जो FCNA के कमांडर थे, इस सारे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। उन्होंने कहा, अगर ये नाकाम हो गया तो मेरी गर्दन हाजिर है। उनके बॉस कमांडर 10 कोर जनरल महमूद ने कहा, इनकी गर्दन क्यों? अगर ये ऑपरेशन नाकाम हुआ तो मेरी गर्दन उड़ेगी, क्योंकि इससे क्लियर तो मैंने किया है। ये सुनकर आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ बोले, तुम दोनों की क्यों? असल में तो वो मेरी गर्दन होगी, अप्रूवल तो मैंने दी। उन्होंने अप्रूवल तो दी, लेकिन ये SOPs की खिलाफ अप्रूवल थी, क्योंकि किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन के लिए ISI समेत दीगर इंटेलिजेंस इदारों से असेसमेंट ली जाती है, जो कि नहीं ली गई थी। ऐसे ऑपरेशंस के लिए आखिरी अप्रूवल वजारत दिफा से ली जाती है, जो कि नहीं ली गई थी। हकीकत में ये इजाजत अभी तक एक जुबानी इजाजत थी, लेकिन अब रफ्ता रफ्ता वो वक्त करीब आ रहा था जब जनरल मुशर्रफ समेत चारों जर्नैल ये समझने लगे थे कि अगर सियासी क़यादत को एतमाद में ना लिया गया और ऑपरेशन नाकाम हो गया तो सारा मलबा इन्हीं पर आएगा। चुनाचे सियासी क़यादत को टुकड़ों में आगाह करने का आगाज किया गया। लेकिन उस वक्त भी जो 3 मीटिंग्स हुई सियासी क़यादत के साथ, उनमें सूरत हाल बहुत दिलचस्प है। नसीम ज़ोहरा इन मीटिंग्स में मौजूद सीनियर आर्मी ऑफिसर्स के हवाले से बताती हैं कि पहली बार 29 जनवरी 1999 को स्कद्दू में नवाज शरीफ को बताया गया कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पार हमें ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है, जिसके लिए लोकल लेवल पर कुछ ऑपरेशंस करना पड़ेंगे। इस मीटिंग में डिफेंस सेक्रेटरी जनरल इफ्तिखार भी मौजूद थी। उनके बकौल इस मुलाकात की सारी गुफ्तगू में कारगिल या ऑपरेशन कोह पैमा के बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा गया। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी ज्यादा एक्टिव होने की तफसील जानने की कोशिश नहीं की। दूसरी मीटिंग 5 फरवरी 1999 में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब खेल सेक्टर में हुई।
यहाँ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से एक सड़क का इफ्तिताह करवाया गया, लेकिन एक बार फिर यहाँ कारगिल का जिक्र नहीं हुआ। तीसरी मीटिंग 12 या 13 मार्च को ISI की ब्रीफिंग की सूरत में हुई, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि मकबूजा कश्मीर में मुजाहिदीन की कुव्वत कमजोर पड़ रही है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इस मीटिंग में भी कारगिल या ऑपरेशन कोकपेमा या लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जाकर दर्जनों पोस्टें कायम करने की कोई बात नहीं की गई। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने भी किसी बात को कुरेद कर गहराई में जाने की कोशिश नहीं की। हालांकि ये वो वक्त था जब नवाज शरीफ भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के साथ लाहौर डिक्लेरेशन साइन कर चुके थे, जिसकी रूह ये थी कि जंग से नहीं बल्कि अमन से मसाइल बातचीत के जरिए हल किए जाएंगे, बशमूल मसला कश्मीर। ये वही दिन थे जब जनूबी अफ्रीका के सदर नेल्सन मंडेला भी पाकिस्तान आने वाले थे। 4 मई 1999 को वो पाकिस्तान आए। उन्होंने ऐलान लाहौर को अमन की नवीद करार दिया, लेकिन इसके 9 दिन बाद कारगिल का खुफिया प्लान खुफिया नहीं रहा। 13 मई 1999 को कारगिल के साथ बटाले के एरिया में 2 चरवाहों ने देखा कि कुछ जवान पोस्ट बनाने के लिए खुदाई कर रहे हैं। ये चेहरे उनके लिए नए थे और ये चरवाहे भी आम चरवाहे नहीं थे। ये कारगिल में इंडियन ब्रिगेड 121 के मुखबर थे और इंडियन इंटेलिजेंस के लिए काम करते थे। उन्होंने ये गैर मामूली इत्तला फौरन इंडियन ब्रिगेड को पहुंचाई। जब ये इत्तलात कंफर्म करने के लिए भारतीय फौज के कुछ जवान आगे आए तो उन्हें पाकिस्तानी फौज का जबरदस्त अटैक मिला। दराज के करीब तुलोलन की चोटियों से NLI के जवानों ने जबरदस्त फायर करके भारतीय असले का एक बड़ा जखीरा भी तबाह कर दिया। अब जंग ओपन हो चुकी थी और पाकिस्तान और भारत में हेडलाइंस बन चुकी थी। अब वो भारतीय जर्नैल जो चिड़ियाघर बनाने पर ज्यादा तवज्जो दे रहे थे, उन्हें मैदान जंग की तरफ लौटना पड़ा। और वो पाकिस्तानी जर्नैल जो सारी कार्रवाई को खुफिया रखने पर मुसर थे, उन्हें वज़ीर-ए-आज़म को खुलकर बताना पड़ा कि क्या सूरत हाल है। इन जर्नैलों में से एक ऐसे भी थे जिन्होंने नवाज शरीफ से कहा कि जनाब, हम कश्मीर आजाद करवाने वाले हैं और आइंदा तारीख में आप कायदे-आज़म के बाद सबसे बड़े पाकिस्तानी लीडर तस्वुर किए जाएंगे। ये जर्नैल कौन थे? ये वो वक्त था जिसके बारे में जनरल मुशर्रफ बिल्कुल बजा तौर पर कहते हैं कि हमने भारत को गर्दन से पकड़ लिया था, और ये बात उस वक्त तक के लिए दुरुस्त है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? भारत ने सरप्राइज का जवाब कैसे दिया? वो जवान कौन था जो सीने पर पूरा मशीन गन का ब्रस्ट खाने के बाद भी मोर्चे पर अकेला डटा रहा और उस वक्त तक लड़ता रहा जब तक उसके सारे साथी बाहिफाजत निकल नहीं गए? और वो कौन सा वक्त था जब लाइन ऑफ कंट्रोल पर नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ दोनों भारत के निशाने पर आ गए थे? फिर क्या हुआ? ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की अगली किस्त में। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ कैसे बने, तो यहाँ क्लिक कीजिए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कारगिल से पहले पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्या चल रहा था, अगर इस वीडियो ने आपकी मालूमात में इजाफा किया तो लाइक, कमेंट्स और शेयर भी जरूर कीजिए, ताकि हम इस सिलसिले को जारी रख सकें और बेहतर से बेहतर बना सकें।